सेल वॉल एक नॉन लिविंग रिजिड स्ट्रक्चर है जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर पाया जाता है और ये मोस्टली फंजाई और प्लांट से मिलता है। ये सेल को एक निश्चित शेप प्रदान करता है और साथ ही जो है सेल मेम्ब्रेन को डैमेज और इन्फेक्शन से बचाता है। ये सेल टू सेल इंटरेक्शन और एक बैरियर की तरह काम करता है जो कि अनडिजायरेबल मालिक्यूल को मैक्रोमालिक्यूल्स को अंदर जाने से रोकता है। एल्गी में जो सेल वॉल होती है वो सेलुलोज, गैलेक्टॉन्स, मन्नान और मिनरल लाइक कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है, जबकि अदर प्लांट्स में ये सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पेक्टिन एंड प्रोटीन की बनी होती है। यंग प्लांट के जो सेल वॉल होती है प्राइमरी वॉल वो ग्रोथ भी करती है, जबकि बाद में धीरे धीरे इसकी कैपेबिलिटी ख़त्म हो जाती है और बाद में इसमें सेल वॉल में ग्रोथ नहीं होती है और इसके बजाय ग्रोथ होने की बजाय उसमें एक सेकेंडरी वाल्व अंदर की साइड में बनने लगती है। मिडिल लैमेला, दो सेल के सेल वॉल के बीच में मिडिल लैमेला होती है जो कि कैल्शियम पेक्टेट की बनी होती है, जो दो या ज़्यादा सेलों को आपस में अटैच करने, जोड़ने के लिए होती है। सेल वॉल के बीच में एक प्लाज्मोडेस्माटा नामक स्ट्रक्चर होता है जो एक सेल के साइटोप्लाज्म को दूसरे सेल के साइटोप्लाज्म से कनेक्ट करता है। अब हम आते हैं सेल के अंदर जितने भी मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल्स हैं वो स्ट्रक्चर और फंक्शनल बेसिस पे एक दूसरे से काफ़ी डिस्टिंक्ट होते हैं, लेकिन इनमें से कुछ ऐसे भी हैं जो एक साथ कंसिडर किए जाते हैं और इनको हम लोग एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम कहते हैं और इनका जो फंक्शन होता है वो कोऑर्डिनेटेड होता है, एक साथ मिल करके वर्क करते हैं। जैसे इसमें फॉर एग्जांपल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कम्प्लेक्स, लाइसोसोम और वैक्यूल्स होती है। इसके अलावा जो माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और पैराक्सीसोम है, इनका फंक्शन आपस में कोऑर्डिनेट नहीं होता है। हालांकि ये मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं फिर भी इनका फंक्शन जो होता है वो आपस में कोऑर्डिनेटेड नहीं होता है, इसीलिए इनको हम लोग एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम में नहीं रखते हैं। अब एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम में सबसे पहले हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करेंगे, जिसको शॉर्ट में ER भी बोलते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या चीज़ है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सेल के अंदर नेटवर्क आर रेटिकुलम ऑफ ट्यूबुलर स्ट्रक्चर स्कैटर्ड इन साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सेल के अंदर ट्यूबुलर स्ट्रक्चर बहुत सारे जो होते हैं वो उनका एक नेटवर्क होता है, एक पूरा जाल सा बना होता है, उनको हम लोग रेटिकुलम कहते हैं। और ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो इंट्रासेलुलर स्पेस को दो कंपार्टमेंट्स में डिवाइड करता है। एक तो वो जो इनके अंदर स्पेस होता है ल्यूमिनल स्पेस इनसाइड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और जो दूसरा होता है वो एक्स्ट्रा ल्यूमिनल, यानी साइटोप्लाज्म में जो बाकी स्पेस बचता है उसको हम लोग एक्स्ट्रा ल्यूमिनल कंपार्टमेंट बोलते हैं। तो इस तरह से दो हिस्से हो गए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की वजह से, एक तो उसके खुद के अंदर का और दूसरा जो साइटोप्लाज्म में बाकी स्पेस बचता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्ट्रक्चर के बेसिस पे 2 टाइप्स के होते हैं, जैसे कि उसमें एक होता है रफ और एक होता है स्मूथ। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसलिए होता है क्योंकि उसके सरफेस के ऊपर बहुत सारे राइबोसोम अटैच होते हैं, और अगर ये राइबोसोम प्रेजेंट नहीं है तब इनको हम लोग स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सेल के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से लगा हुआ होता है और कंटिन्यूअस होता है, वो न्यूक्लियस से बाहर की ओर होता है, जबकि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उसके बाद होता है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो बेसिक फंक्शन है वो प्रोटीन सिंथेसिस और सिक्रीशन है, क्योंकि इसके ऊपर राइबोसोम भी प्रेजेंट होता है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बेसिकली लिपिड की सिंथेसिस करता है और लिपिड लाइक स्टेरॉयडल हार्मोन की भी सिंथेसिस करता है। कैमिलियो गोल्जी ने 1898 में न्यूक्लियस के पास कुछ डेंसली स्टैंड स्ट्रक्चर्स को देखा था, रेटिकुलर स्ट्रक्चर को, जो कि बाद में उन्हीं के नाम पे गोल्जी बॉडीज कही गई। ये स्ट्रक्चर फ्लैट डिसेप्ट सैक या सिस्टर्नी थे, जिनका कि डायमीटर 0.5 से 1 माइक्रोमीटर था, और ये सारे स्ट्रक्चर एक दूसरे के पैरेलली अरेंज थे, और इनके नंबर अलग अलग कॉम्प्लेक्स में अलग अलग हो सकते हैं।
जो गोल्जी सिस्टर्नी न्यूक्लियस के पास में अरेंज होते हैं उनको सिस या फॉर्मिंग फेस बोलते हैं, जबकि जो न्यूक्लियस से दूर तरफ होते हैं उनको ट्रांस या मैचुरेटिंग फेस बोलते हैं। जो सिस फेस होता है उसका शेप कन्वेक्स होता है, जबकि जो ट्रांस फेस होता है उसका शेप कनकेव होता है। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर वेसिकल के फॉर्म में जो भी मटेरियल पैकेज्ड होते हैं वो गोल्जी कॉम्प्लेक्स के सिस फेस से एंट्री करते हैं और मूव करते हैं मैचुरेटिंग फेज या ट्रांस फेज की तरफ। तो इसीलिए ये हम देखते हैं कि मोस्टली जो गोल्जी apparatus होता है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलस के क्लोज एसोसिएशन में होता है। तो गोल्जी कॉम्प्लेक्स के थ्रू ही सेल के अंदर या सेल के बाहर जहाँ भी किसी मटेरियल को पहुँचना होता है वो इन्हीं गोल्जी कॉम्प्लेक्स के थ्रू पहुँचता है। इसके साथ साथ जितने भी प्रोटीन्स होती हैं वो राइबोसोम के द्वारा सिंथेसिस होती हैं और ये राइबोसोम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में के ऊपर मौजूद होते हैं। तो जो भी ये प्रोटीन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम के जरिए सिंथेसिस होती हैं वो इस सिस्टर्नी या गोल्जी apparatus के सिस्टर्नी से पास होते समय मैच्योरेशन के फेज में आ जाती हैं, मॉडिफाइड हो जाती हैं, पूरी तरह से एक्टिव हो जाती हैं और सिस फेज से ये एंटर करती हैं, जबकि ट्रांस फेज से ये रिलीज हो जाती हैं। तो गोल्जी apparatus जो है कि इसके साथ साथ ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड फॉर्मेशन का इम्पॉर्टेंट साइट होता है।